गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? बिल्कुल फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। हम बात कर रहे हैं क्लास 12 यूनिट नंबर 4B, जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट, जिसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। मतलब अल्टरनेटिंग करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो निकालनी है। तो बेटा रूट मीन स्क्वायर, जिसको हम आरएमएस वैल्यू भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आरएमएस वैल्यू भी बोला जाता है इसको विर्चुअल वैल्यू भी बोला जाता है, और इसको इफेक्टिव वैल्यू भी बोला जाता है। यहां पर आपके पास आरएमएस वैल्यू बोल दीजिए, विर्चुअल वैल्यू बोल दीजिए, चाहे इफेक्टिव वैल्यू बोल दीजिए, ये तीनों एक के ही नाम हैं, जो कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। इससे पहली वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की में हमने बात की थी मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, और अब इस सेकंड वीडियो में हम बात कर रहे हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। रूट मीन स्क्वायर के मैंने 3 नाम बताए यहां पर, आरएमएस, विर्चुअल या इफेक्टिव वैल्यू, कोई भी आप है उस नाम से आपको पेपर में पूछा जा सकता है। तो अब ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो क्या है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी इज डिफाइंड एज दैट द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट। स्टेडी करंट का मतलब कांस्टेंट करंट। ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो कांस्टेंट करंट की वैल्यू है विच वुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट। यानी जो स्टडी करंट है वो जनरेट करे, पैदा करे, प्रोड्यूस करे सेम अमाउंट ऑफ हीट। किसके सेम अमाउंट ऑफ हीट? इन ए गिवन रेजिस्टेंस, क्योंकि हीट है वो प्रोड्यूस किस में होगी? रेजिस्टेंस के अंदर, इन ए गिवन टाइम पीरियड के अंदर, एज इज डन बाय एसी, मतलब अल्टरनेटिंग करंट व्हेन पास थ्रू द सेम रेजिस्टेंस एंड फॉर द सेम टाइम पीरियड। मतलब जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो स्टडी करंट की वैल्यू है जिसपे सेम अमाउंट की हीट जनरेट करता है कौन? अल्टरनेटिंग करंट। किसमें से? जब वह करंट सेम रेजिस्टेंस में से सेम टाइम पीरियड के लिए पास किया जाता है तो वहां पर हीट जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है? हीट। तो वहां पर सेम अमाउंट की हीट जनरेट करे तो दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, यानी अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर? तो यहां पर आपके पास, अब आप कहोगे सर जी हीट जनरेट का क्या है? तो हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा हुआ है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये 10th क्लास में भी था, और क्या नाम है, हमारे जो ये सेकंड यूनिट थी +2 में, उसका लास्ट जो चैप्टर था उसमें दिया हुआ है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये क्या कहता है कि जब हम किसी भी रेजिस्टेंस में से, कोई भी रेजिस्टेंस है R, उसमें से जब हम करंट पास करते हैं I, तो क्या होता है कि इस रेजिस्टेंस में हीट प्रोड्यूस होती है। इस रेजिस्टेंस में क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। जब एक करंट पास किया जाता है इसमें से, और एक टाइम T टाइम पीरियड के लिए करंट पास किया जाता है, तो इस रेजिस्टेंस में हीट प्रोड्यूस होती है। दैट हीट प्रोड्यूस H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। किसके बराबर होती है? जो इस रेजिस्टेंस के अंदर हीट प्रोड्यूस होगी वो किसके बराबर होती है? I स्क्वायर RT। I क्या है? करंट जो इस रेजिस्टेंस में से पास होगा। R क्या है? इस रेजिस्टेंस की वैल्यू। T क्या है? टाइम, कितने टाइम के लिए करंट है वो क्या किया गया? पास किया गया। क्लियर? तो वहां से आपके पास हीट प्रोड्यूस होगी, जो कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की बात करेंगे। तो यहां पर यही हीट है प्रोड्यूस की बात कर रहा है इस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के अंदर। किसके अंदर? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या विर्चुअल वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट, डिफाइंड एज दैट द वैल्यू ऑफ स्टडी करंट। क्लियर? रूट मीन स्क्वायर जिस पर हीट प्रोड्यूस, ये हीट प्रोड्यूस करे कौन? स्टडी करंट। किस पर? और सेम हीट कौन प्रोड्यूस करे? अल्टरनेटिंग करंट। जब इसको सेम रेजिस्टेंस में से सेम टाइम पीरियड के लिए पास किया जाए तो हीट क्या हो? सेम प्रोड्यूस हो। क्लियर? जैसे हमने पढ़ी थी मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, उसमें क्या था? चार्ज की बात थी। किसकी बात थी? चार्ज, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। तो यहां पर किसकी बात है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में हीट प्रोड्यूस की बात है, जो कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग है, जिसकी हम यहां पर बात करेंगे।
तो डेफिनेशन समझ में आ गई होगी आई थिंक। तो अब यहां पर हमारे पास क्या है कि इसकी वैल्यू निकालनी है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर क्या है, क्या करना है, सपोज या आप यहां पर कर लें लेट एन एसी इज रिप्रेजेंटेड बाय, यानी जो आपके पास एसी है वो सर्किट में से पास होता है उसको किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है अल्टरनेटिंग करंट को, आई दैट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आई क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, ये क्या है आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ करंट, साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये ओमेगा टी है वो इसके मोशन को रिप्रेजेंट करता है, एंगल है ये यहां पर एक प्रकार से इसको, ये पूरा क्या है एक एंगल है थीटा। क्लियर, जो कि आपको बता देता हूं यहां पर जो ओमेगा है वो 2 पाई न्यू के बराबर है, मतलब लीनियर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम 2 पाई बाय टी भी लिख सकते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये ओमेगा की वैल्यू होती है। क्लियर, और ये टी क्या है, टोटल टाइम है, टी क्या है टोटल टाइम, और ये जो कैपिटल टी है ये क्या है टाइम पीरियड, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं। क्लियर, तो ये टी क्या है टोटल टाइम, जो मोशन होगा ऑसिलेशन का, वेव है वो की फॉर्मेशन जब एसी चलती है, जो आपको बताई थी कि एसी है वो इस प्रकार चलती है। ठीक है, यहां से ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, यहां से यहां तक ये नेगेटिव हाफ साइकिल, दोनों मिलकर एक कंप्लीट साइकिल बनाते हैं। तो इस एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, कैपिटल टी से इसको डिनोट किया जाता है। ये यहां पर हाफ टाइम होगा t/2, यहां पर टोटल टाइम होगा t। क्लियर, तो यहां पर आपके पास ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये पीक वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन ओमेगा टी, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन है एक वेव में, जैसे +1 में भी आपने पढ़ा था वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास फर्स्ट हो गई। तो एसी जो है अल्टरनेटिंग करंट है उसको इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट वीडियोस जो बनेंगी उनमें भी इसका बहुत यूज है इस चैप्टर के अंदर। इसके बाद हम क्या कहते हैं कि हमने तो क्या निकालनी है, हीट प्रोड्यूस। तो अभी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में होता है हमें किसकी आवश्यकता होगी, करंट की, ये रहा, और किसकी आवश्यकता होगी, रेजिस्टेंस की, और कितने टाइम के लिए हमें पास कर रहे हैं। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, लेट दिस करंट फ्लो थ्रो ए resistance R in a small time dt, यानी ये जो करंट है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये पास किया गया, फ्लो कर रहा है किसमें से, एक रेजिस्टेंस R में से। ठीक है, ये रेजिस्टेंस R है, इन ए स्मॉल टाइम dt, यानी थोड़े समय के लिए पास किया गया। तो यहां पर क्या होगा, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन रेजिस्टेंस आर इज, यानी इस रेजिस्टेंस के अंदर कितनी हीट है वो क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। क्लियर, रेजिस्टेंस में से करंट पास किया गया, ये करंट पास किया गया, कितने टाइम के लिए, dt टाइम के लिए, तो हीट है वो प्रोड्यूस होगी, वो भी कैसी होगी, स्मॉल हीट प्रोड्यूस होगी, जो कि अभी मैंने आपको बताया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, dH दैट इज इक्वल टू I स्क्वायर RdT, यानी ये DI स्मॉल करंट नहीं होगा, R रेजिस्टेंस की वैल्यू है जो वो रहेगी। हम यहां पर क्या कर सकते हैं, स्मॉल टाइम के लिए करंट को पास कर सकते हैं। क्लियर, जैसे इसका एग्जाम्पल है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में, जैसे हम बात करते हैं, जैसे हीटर होता है, हीटर का नाम सभी ने सुना हुआ होगा, सभी ने देखा भी हुआ होगा। हीटर में क्या होती है, कॉइल, वो कॉइल किसका काम करती है, एज ए रेजिस्टेंस का काम करती है। जब उस कॉइल में से करंट पास किया जाता है तो वो कॉइल है वो क्या हो जाती है, हीट हो जाती है। क्या हो जाती है, हीट। जितने ज्यादा करंट आप पास करते रहेंगे, जितनी ज्यादा देर आप हीटर को चलाएंगे, उतनी ही ज्यादा हीट है वो क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो यहां पर है स्मॉल टाइम के लिए
आपने करंट पास किया है तो हीट भी क्या होगी, समोल ही, कम ही हीट प्रोड्यूस होगी। ये एक प्रैक्टिकली फॉर्म है, आप देख सकते हैं इसको। और ज्यादा टाइम के लिए आप हीटर चलाएंगे तो यहाँ पर हीट है वो भी क्या होगी, ज्यादा प्रोड्यूस होगी। और वो डिपेंड करती है हीट हीटर की क्वाइल के ऊपर कि वो कितने वाट की क्वाइल है, 1000 वाट है, 500 वाट है, 1500 वाट है या 2000 वाट है। तो उसमें जितनी ज्यादा होगी उसमें ही उतनी ही ज्यादा हीट है वो क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो ये फार्मूला होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये समोल है, इसलिए यहां पर DH बराबर है आई स्क्वायर आर डी टी। इसका हम यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम। अब यहां पर जो है ये जो करंट है ना, कंप्लीशन ऑफ करंट का है, ये एसी की कंप्लीट साइकिल लेनी है। जैसे मीन वैल्यू में तो हमने क्या ली थी, मीन वैल्यू निकाली थी, वो किस पर निकाली थी, हाफ साइकिल के ऊपर। क्यों निकाली थी, क्योंकि हाफ साइकिल कंप्लीट साइकिल पर लेंगे तो एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज जीरो, वैल्यू जीरो होती है, इसलिए हमने वहां पर हाफ पर निकाली थी। लेकिन यहां पर हीट प्रोड्यूस की अगर आप निकालेंगे तो वो कंप्लीट साइकिल लेंगे। आप ऐसा नहीं हाफ साइकिल पास कर दी हीट प्रोड्यूस होगी, नहीं होगा। क्या लेनी है, कंप्लीट साइकिल पर आपने हीट प्रोड्यूस है वो निकालनी है। क्लियर। तो यहां पर आपके पास क्या आएगा, लिख देता हूं यहां पर, आप इजिली नोट्स बना सकें इसलिए मैं ये चीजें लिख रहा हूं, आप इसको नोट करें। इन वन कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल मतलब जीरो से कैपिटल टी टाइम पीरियड पूरा लेना है। द टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द resistance R would be, मतलब कंप्लीट साइकिल जब हम पास करेंगे यहां पर तो जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी, R रेजिस्टेंस। ये तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट है, टोटल हीट है वो कितनी प्रोड्यूस होगी। तो यहां पर हम इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, DH इंटीग्रेशन करना है, DH का बराबर है इंटीग्रेशन आई स्क्वेयर आर डी टी, आई स्क्वेयर आर डी टी। और यहां पर जो है वो क्या करना है, टाइम पीरियड यानी जो लिमिट है वो रखनी है, जीरो से टोटल टाइम पीरियड क्या है, टी, कैपिटल टी तक लेनी है लिमिट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, इसको आप आराम से नोट कर लीजिए नोट्स की फॉर्म में। तो यहां पर जो टोटल हीट निकालनी है वो हम इस प्रकार इंटीग्रेशन कर निकालेंगे। आइए बच्चों, अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहां पर DH है, DH H के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो यहां पर इसके मल्टीप्लाई में कितना है, 1। तो 1 क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन किसके बराबर आएगा, जो जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वही आता है। तो DH का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, H आएगा। ध्यान से समझना है अब इसको। क्लियर। यहां पर आपके पास I की वैल्यू हम पुट करेंगे, जीरो से टी टाइम पीरियड है, आई की वैल्यू कहां से पुट करेंगे, जो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानी थी, जो कि आई की वैल्यू थी आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी। क्लियर। यहां से हमने आई की वैल्यू पुट करनी है, जो कि आई दैट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानी थी मैंने यहां पर। क्लियर। अब हमने इनका इंटीग्रेशन करना है, तो यहां पर ध्यान से देखना है, H दैट इज इक्वल टू, मैं बेटा आई नॉट का स्क्वायर और R रेजिस्टेंस, ये इसको बाहर ले लेता हूं। बड़े ध्यान से इंटीग्रेशन करना है यहां पर, नहीं गलत हो जाएगा। तो अंदर हमारे पास बचेगा जीरो से टी, तो इंटीग्रेशन लिमिट हो गई, अंदर बच गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो मैथ के अंदर साइन स्क्वायर ओमेगा टी यानी साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है कॉस की फॉर्म में, जो कि किसके बराबर होगा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2।
ये किसका फॉर्मूला है, किसका को तोड़ा है हमने, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को तोड़ा है 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 में, और डी टी इसके साथ इंटीग्रेशन का साइन था। यानी ये डी टी हमें ये बताता है कि टी के रेस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेशन करना है। क्लियर। अब हम इसको अलग अलग करेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का आप सीधा इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसलिए इसको तोड़ना पड़ा। तो यहां पर h दैट इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर। क्लियर। बड़ी ब्रैकेट में इसको बंद कर देता हूं क्योंकि अलग अलग करेंगे। और बेटा ये जो 2 है ना नीचे डिवाइड में, इसको भी मैं बाहर कॉमन ले लेता हूं डिवाइडेड बाय 2, ताकि बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो यहां पर अंदर बच जाएगा इंटीग्रेशन 0 से t लिमिट। क्लियर। तो यहां पर किसका इंटीग्रेशन होगा, 1 का। किसका इंटीग्रेशन है, 1। क्लियर। और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, dt के में। ध्यान देना है बिल्कुल। क्लियर हो गया। फिर क्या है, माइनस का साइन है ये राजी। फिर से आप इंटीग्रेशन लगाएंगे 0 से t लिमिट, और यहां पर क्या आएगा, cos 2 ओमेगा t और dt, और ये सारे ब्रैकेट के अंदर बंद हो गया, क्योंकि ये वैल्यू है वो इससे मल्टीप्लाई होगी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। आई नॉट स्क्वायर आर, ये रहा, 2 कॉमन ले लिया बाहर, अंदर इंटीग्रेशन में 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बचा, तो अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। 1 को अलग कर दिया और कोस 2 ओमेगा टी को अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। क्लियर। समझ में आ गया। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, एच हीट दैट इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय 2 बड़ी ब्रैकेट बंद। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका आपको पता है 1 कांस्टेंट है, जिसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वही आएगा। तो टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहां पर इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टी, और इसकी जो लिमिट है वो बेटा 0 से t है माइनस, इसका हो गया इंटीग्रेशन। यहां आ जाइए अब cos 2 ओमेगा टी, तो cos 2 ओमेगा टी का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा आपका इंटीग्रेशन, साइन में। cos का किस में आएगा, साइन में। तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये ब्रैकेट लगा दिया, cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा, तो थीटा पूरा कौन सा है, 2 ओमेगा टी, तो 2 ओमेगा टी। और फिर मैंने बताया इंटीग्रेशन में एंगल का भी इंटीग्रेशन करना है, तो एंगल कौन है, 2 ओमेगा टी, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है आपने। क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन जो आएगा उसको कहां लिखना है, नीचे। तो नीचे लिखेंगे तो क्या जाएगा, 2 ओमेगा, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में तो क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो 1 हो जाएगा इसका टी का। तो यहां पर क्या बचेगा, 2 ओमेगा केवल। तो यहां पर आपके पास 0 से टी इसकी लिमिट है। ये यहां पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हो गया है। कोस का इंटीग्रेशन साइन आता है, साइन थीटा, फिर एंगल का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 ओमेगा टी है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2 ओमेगा बचेगा। इसको हमने कहां लिख दिया, नीचे, और ये ब्रैकेट बंद पड़ी। क्लियर। अब इसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलते हैं आगे। आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2, ये ब्रैकेट, इसमें क्या रखोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है, कैपिटल टी, माइनस लोअर लिमिट क्या है, 0। कोई प्रॉब्लम, माइनस साइन आ गया। अब यहां पर आप क्या करेंगे, हमने जो लिमिट है वो किसके साथ रखनी है, टी के साथ। किसके साथ रखनी है, टी के साथ। तो यहां पर ध्यान दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां पर अंदर एक ब्रैकेट और लगा देता हूं, साइन 2 ओमेगा, टी की जगह स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी रख दिया, डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, माइनस लोअर लिमिट, माइनस क्या है, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट में साइन 0 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा। ये बड़ी ब्रैकेट इस टी की जगह रखना है, क्योंकि लिमिट किसकी थी, टी की। अपर लिमिट ये कैपिटल टी, लोअर लिमिट 0, ये रख दिया मैंने। क्लियर। अब आगे देखते हैं, एच दैट इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय 2, यहां क्या बचेगा, कैपिटल टी। क्लियर, माइनस
यहां देखिए साइन जीरो हो गया, साइन जीरो की वैल्यू किसके बराबर होती है, जीरो। साइन जीरो जीरो होता है, तो ये टर्म क्या हो गई, जीरो। तो हमारे पास केवल क्या बचेगा, ये केवल। क्लियर। अरे ये बात ध्यान रखना है, ये 2 ओमेगा है, कभी इस 2 ओमेगा से इस 2 ओमेगा को काट दो, कैंसिल कर दो आप, नहीं होगा, ये एंगल में है, ये अलग है। तो यहां पर आपके पास 1/2 ओमेगा तो यहां पर हो ही गया। इसके बाद अंदर यहां पर ऊपर साइन 2 ओमेगा की जगह हम 2 पाई/t रख सकते हैं और इनटू हो गया t। ये 1/2 ओमेगा तो यहां लिख दिया, साइन 2 ओमेगा, ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं 2 पाई/t, जो कि आपको बार बार बताया ओमेगा है वो 2 पाई न्यू लीनियर फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, और इसको हम 2 पाई/t भी लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड रेसिप्रोकल होते हैं। क्लियर। यहां पर ये ब्रैकेट बंद, ये साइन जीरो जीरो हो ही गया। क्लियर। इसके बाद हमारे पास बात आती है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए बड़े साफ सुथरे तरीके से काम करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप इसको सही कर पाएंगे। h दैट इज इक्वल टू I0 स्क्वायर r डिवाइडेड बाय 2, अंदर हमारे पास है t, कैपिटल T हो गया। अब आ जाइए यहां पर 1/2 ओमेगा। क्लियर। यहां देखिए t से t कैंसिल हो जाएगा, यहां पर क्या बचेगा, साइन 4 पाई। t से t कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये सारा एंगल है, t से t कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आपके पास क्या बचेगा, साइन 4 पाई, ये साइन 4 पाई। तो अब बेटा बात आती है कि जो साइन 4 पाई है इसकी वैल्यू 0 होती है। साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहां पर साइन 4 पाई की वैल्यू 0 के बराबर होती है। क्लियर। इस बात का आपने यहां पर ध्यान रखना है। तो साइन पाई 4 पाई 0, तो ये सारी टर्म क्या हो गई, 0। तो हमारे पास क्या बचा बेटा, h दैट इज इक्वल टू I0 स्क्वायर r डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैपिटल T। कैपिटल T क्या है, टाइम पीरियड। कैपिटल T क्या है, टाइम पीरियड। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये थी, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। क्लियर। आगे चलें। आगे देखिए क्या करना है हमने, कि मानना है कि इफ RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और इसको हम विर्चुअल वैल्यू भी कह सकते हैं, इफेक्टिव वैल्यू भी कह सकते हैं, RMS वैल्यू ऑफ AC अल्टरनेटिंग करंट इज represented by IV। शॉर्ट फॉर्म में नीचे लिखना है IV। IV भी लिख सकते हो, या IEFF इफेक्टिव भी आप लिख सकते हो इसको, EFF, सॉरी क्या लिखना है, IV विर्चुअल के लिए, और क्या नाम है, IEFF मतलब इफेक्टिव के लिए भी आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है। तो यहां पर आपके पास रिप्रेजेंटेड बाय IV, देन द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द सेम resistance or in the same time t, यानी ये सेम टाइम पीरियड t would be, क्या होगा, यानी यहां पर हमने I विर्चुअल वैल्यू मान ली, या RMS वैल्यू होगी, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस सेम रेजिस्टेंस, जैसे यहां पर जो हीट प्रोड्यूस हुई है जिस रजिस्टर में से जितने टाइम पीरियड के अंदर, तो यहां पर हीट जो प्रोड्यूस होगी H दैट इज इक्वल टू IV का स्क्वायर R
टी, ये इक्वेशन नंबर 3। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का यूज करना है। आई स्क्वायर आर टी, तो यहां पर आई क्या है, वर्चुअल वैल्यू, ठीक है, या आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू, एक ही बात है। आई स्क्वायर आर टी, आर क्या है, रेजिस्टेंस। क्लियर। अब यहां पर आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को कंपेयर करना है आपने। तो हीट लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर। क्या मतलब, आई नॉट का स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल टी, ये राइट हैंड साइड, ये भी बराबर होगी किसके, आई वर्चुअल स्क्वायर आर टी। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। अब देखिए कैपिटल टी से कैपिटल टी क्या हो गया, कैंसिल, आर से आर क्या हो गया, कैंसिल। तो यहां पर आपके पास क्या बचा बेटा, आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू आई वी का स्क्वायर, क्योंकि आर टी दोनों साइड से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। तो हमें तो क्या निकालनी है, वर्चुअल या आरएमएस वैल्यू, तो उसके लिए क्या होगा, आई वी दैट इज, उधर जाकर क्या हो जाएगा, अनरूट, तो यहां पर आई नॉट डिवाइडेड बाय रूट 2 हो जाएगा। आई नॉट डिवाइडेड बाय रूट 2, क्योंकि ये तो स्क्वायर था, कैंसिल हो जाएगा यहां पर स्क्वायर, तो आई नॉट बचेगा डिवाइडेड बाय रूट 2। तो ये आरएमएस वैल्यू जो है वो पीक वैल्यू की, पीक वैल्यू ऑफ करंट, आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के कितने टाइम्स होती है, 1/√2 टाइम्स होती है। कितनी होती है, 1/2 टाइम्स। या हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आई वर्चुअल या आरएमएस इज 0.707 ऑफ आई नॉट। कितना लिख सकते हैं, 0.70 आई नॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेफिनेशन जो अभी मैंने आपको बोली वो लिख सकते हैं, लिखेंगे आप कि वर्चुअल वैल्यू और ए आरएमएस वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू इज इक्वल टू द 0.707 टाइम टू द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट की क्या होती है, पीक वैल्यू होती है। ठीक है, इसको आप परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं, परसेंटेज में। परसेंटेज में कैसे लिखोगे कि आई वी इज इक्वल टू 70.7% ऑफ आई नॉट। आई नॉट की कितनी है, 70.7%। क्लियर। क्योंकि परसेंटेज बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 70.7% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो जो मैंने बोला वही आप डेफिनेशन की फॉर्म में नोट्स जब आप बनाएं वो लिखेंगे। मैं फिर से आपको बोल देता हूं, आरएमएस वैल्यू और ए वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 0.70%, सॉरी फिर से मैं बोल रहा हूं, मीन वैल्यू और आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 0.707 टाइम्स टू द पीक करंट। क्लियर। या आप इसको क्या लिख सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 70.7% ऑफ पीक करंट ऑफ पीक करंट। तो ये आपके पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। आरएमएस वैल्यू आपसे पेपर में पूछ सकता है, निकलवा सकता है न्यूमेरिकल की फॉर्म में। तो पीक करंट जो आपके पास दे रखा है, मैक्सिमम करंट आपका मिलेगा, जो करंट दिया है आरएमएस होगा तो वो बताएगा कि भैया ये आरएमएस है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। तो रूट मीन स्क्वायर दे सकता है, पीक बोल सकता है, तो इसको √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपने। क्लियर। और अगर वर्चुअल आपके पीक दे रखा है, वर्चुअल पूछता है तो पीक को √2 टाइम्स से क्या कर दोगे, आप √2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार आप है वो वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। तो ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है। इसको आप इसी प्रकार ईएमएफ के लिए भी निकाल सकते हैं। किसके लिए निकाल सकते हैं, ईएमएफ के लिए। सेम वैल्यू आएगी, सेम आंसर आएगा, केवल करंट की जगह ईएमएफ आ जाएगा, मतलब ई आ जाएगा। अब आप कहोगे कि सर कैसे करेंगे, तो आप लोगों ने पढ़ रखा है, केवल सारा प्रोसीजर यूं का यूं करना है। आई जो है इसकी जगह ई की फॉर्म लेके आनी है। और ये कैसे लेके आओगे, ओम्स लॉ से। कैसे लेके आओगे, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपने पढ़ रखा है, V दैट इज इक्वल टू आई आर। तो आर आई दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R। तो
तो यहां पर I दैट इज इक्वल टू V की जगह हम EMF E बाय R, I की जगह E बाय R पुट करना है। कहीं भी आपके पास आप इसका यूज कर रहे हैं, जैसे हीट जो है I स्क्वायर RT है, तो यहां पर क्या आ जाएगा E नॉट E बाय R आ जाएगा, E बाय R। और E की वैल्यू की जगह क्या पुट करोगे, E नॉट डिवाइडेड E दैट इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा T की इक्वेशन है, वो आप फॉलो करेंगे। क्लियर? तो आपके पास इसी प्रकार इंटीग्रेशन करना है, सब कुछ सेम आएगा, I की जगह केवल E आएगा, और वो क्यों कैसे आएगा, इस प्रकार आएगा R। क्लियर? तो यहां पर उसकी वैल्यू है वो क्या आएगी, सेम आएगी, चाहे वो मीन वैल्यू निकालनी हो, चाहे आपने कैसी वैल्यू निकालनी हो, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी हो ऑफ EMF, तो केवल ओम्स लॉ का यूज करके इसको आप सोल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो यहां पर आज हमने बात की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जो कि एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके पास। क्लियर? जो ध्यान रखना है, आपने ध्यान से आपने इसको करना है, प्रैक्टिस आपने करनी है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड